हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है? दो पतले प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त को निकालें। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। यहाँ पे आपको एक प्रिज्म दिख रहा होगा जिसमें हम श्वेत प्रकाश डाल रहे हैं। तो जब किसी एक श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म के अंदर डाला जाता है तो वह श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। कुछ इस तरीके से विभिन्न रंगों में बंटने की यह प्रक्रिया कहलाती है वर्ण विक्षेपण। इसका कारण हमें कॉची ने बताया था। कॉची ने बताया था कि जो हमारा श्वेत प्रकाश है जिसे विबग्योर से लिखा जाता है, अगर हम इसमें इधर से इधर जाएं तो तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है। तो उन्होंने बताया कि तरंगदैर्घ्य अगर ज्यादा होता है तो अपवर्तनांक कम होता है। तो यहाँ पे अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं क्योंकि तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ रहा है इसलिए अपवर्तनांक घट रहा है। इसका मतलब यह है कि प्रिज्म के लिए अलग अलग रंगों की प्रकाश के लिए अपवर्तनांक का मान अलग अलग होता है। यही कारण है कि अलग अलग रंग जो है श्वेत प्रकाश के अंदर वो अलग अलग कोण से विचलित होते हैं। यहाँ पे अगर हम श्वेत प्रकाश को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो विभिन्न रंग हैं वो अलग अलग कोण से विचलित हुए हैं। वहीं अगर बात करें बैगनी रंग की तो उसका विचलन सबसे ज्यादा हुआ है। तो मान लेते हैं कि लाल रंग का विचलन थीटा आर से हुआ है। वहीं जो बैगनी रंग है जितने कोण से विचलित हुआ है उसे थीटा वी बोल देते हैं। तथा यहाँ पे पीला रंग भी है, इसको थोड़ा पीछे बढ़ा लेते हैं कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं कि जो पीला रंग है वो जितने कोण से विचलित हुआ है उसे थीटा वाई से पुकारते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पे कोणीय विक्षेपण का मान लिखा जाता है कोणीय विक्षेपण बराबर थीटा वी माइनस थीटा आर। तथा जो पीला रंग होता है उसे माध्य रंग माना जाता है, अर्थात पूरे वर्ण में जो बीच में मौजूद हो। तो इसलिए अगर हम इस श्वेत प्रकाश के विचलन को लिखें तो विचलन कुछ और नहीं बल्कि थीटा वाई को माना जाता है कि यही विचलन है इस श्वेत प्रकाश का। मान लीजिए कि हमारे पास में एक पतला प्रिज्म है जिसके इधर हमने एक वर्णी प्रकाश स्रोत रखा हुआ है। तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरण प्रिज्म से गुजरने के बाद केवल विचलित होगी क्योंकि इसमें अन्य वर्ण है ही नहीं। मान लेते हैं कि प्रिज्म से जो ये किरण निकली है उसका जो विचलन हुआ है वो थीटा कोण से हुआ है। तथा इस रंग के किरण के लिए इस प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है वो म्यू है तथा इस प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण है वो हम मान लेते हैं ए है। ऐसी स्थिति में जो थीटा का मान लिखा जाता है वो लिखा जाता है म्यू माइनस 1 गुणे प्रिज्म कोण। अब अगर ये स्रोत जो है वो बैगनी रंग का स्रोत हुआ तो वहां पे लिखेंगे थीटा वी, अर्थात बैगनी रंग का जो भी विचलन होगा वो बराबर होगा बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक जिसे म्यू वी से दर्शा लेते हैं माइनस 1 गुणे प्रिज्म कोण। अगर ये एक वर्णी प्रकाश लाल हुई तो उसके लिए लिखा जाएगा थीटा आर का मान, अर्थात लाल रंग का जितना विचलन होगा वो लाल रंग के लिए अपवर्तनांक म्यू आर माइनस 1 गुणे ए। पीले रंग के लिए थीटा का मान लिखेंगे थीटा वाई जो कि बराबर होगा म्यू वाई, अर्थात पीले रंग के लिए अपवर्तनांक माइनस 1 गुणे ए। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। तो यहाँ इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान क्या होता है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम ओमेगा से दर्शाते हैं। इसका मान लिखा जाता है कोणीय विक्षेपण बटा माध्य विचलन। माध्य विचलन मतलब पीले रंग का विचलन। कोणीय विक्षेपण को हम अल्फा से दर्शा लेते हैं, माध्य विचलन को हम डेल्टा से दर्शा लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अल्फा का मान होगा वो होगा, यहाँ पे आप देखें तो थीटा वी माइनस थीटा आर, थीटा वी माइनस थीटा आर। तथा माध्य विचलन का जो मान लिखा जाता है वो लिखा जाता है पीले रंग के लिए मतलब थीटा वाई, पीले रंग का विचलन अर्थात थीटा वाई के बराबर। तो यहाँ पे थीटा वी, थीटा और थीटा वाई का मान रखें तो हमें जो अल्फा का मान मिलने वाला है वो मिलने वाला है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके मानों को हमने लिख रखा है, इनको रखें यहाँ पे तो मिलने वाला है म्यू वी माइनस 1 गुणे ए माइनस म्यू आर माइनस 1 गुणे ए। इस चीज को लिखा जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर गुणे ए। तथा यहाँ पे जो डेल्टा का मान लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा थीटा वाई जो कि बराबर होगा म्यू वाई माइनस 1 गुणे ए। अतः यहाँ पे हम जो वर्ण विक्षेपण क्षमता लिखेंगे अर्थात ओमेगा, उसका मान लिखा जा सकता है म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1। तो ये हमारा हो गया वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र। क्योंकि यहाँ पे हम अल्फा और डेल्टा के मान यहाँ रखेंगे तो यहाँ ए से ए जो है वो कट जाएगा। तो हमने ये सूत्र देख लिया। अब इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि दो पतले प्रिज्मों द्वारा वर्ण विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो आइए उस चीज को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दो पतले प्रिज्मों को कुछ इस तरीके से रख लिया है जिसमें ये इधर से श्वेत प्रकाश आ रही है अर्थात व्हाइट लाइट। अब यहाँ पे हमने एक प्रिज्म को कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। अब हमने एक उल्टा करके प्रिज्म को कुछ इस तरीके से लगा दिया तो होता यह है कि जो अलग अलग रंगों में यह प्रकाश बटी हुई है वह वापस इस दूसरे वाले प्रिज्म से गुजरने के बाद में एक में मिल जाती है तथा हमें बाहर श्वेत प्रकाश मिलता है। तो इस चीज को बोला जाता है कि विक्षेपण रहित विचलन। अगर हम मान लेते हैं कि जो पहला प्रिज्म है उससे विचलन डेल 1 हुआ और दूसरा प्रिज्म है उससे डेल 2 हुआ, तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे दिशा में रखे हुए हैं इसलिए अगर मान लेते हैं डेल 1 धनात्मक है तो डेल 2 ऋणात्मक लिया जाएगा। तथा हम मान लेते हैं कि जो पहले प्रिज्म द्वारा विक्षेपण कोण है वह अल्फा 1 है और उसे धनात्मक ले लिया तो जो अल्फा 2 होगा उसका मान ऋणात्मक होगा। अब विक्षेपण रहित विचलन होने की जरूरी है कि विचलन तो हो, अर्थात ये विचलन तो हो, जिसका मतलब है कि जो डेल्टा का मान होना चाहिए जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बराबर, ये 0 नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी शर्त ये होगी कि जो अल्फा 1 है
और जो अल्फा 2 है, इनका जो योग है वह 0 आना चाहिए, अर्थात हमें विक्षेपण नहीं मिलना चाहिए। पहले प्रिज्म को हम P1 नाम दे देते हैं, दूसरी प्रिज्म को हम P2 नाम दे देते हैं। तो हम P1 और P2 के लिए कुछ चीजें मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो P1 का प्रिज्म कोण है वह A1 है, तथा पहले प्रिज्म के लिए बैगनी रंग का अपवर्तनांक μV1 है, लाल रंग का अपवर्तनांक μR1 है, तथा पीले रंग का अपवर्तनांक μY1 है। इसी तरीके से इसके लिए भी प्रिज्म कोण A2, बैगनी रंग का अपवर्तनांक μV2, लाल रंग का अपवर्तनांक μR2 ले लिया, पीले रंग का अपवर्तनांक μY2 ले लिया। तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा 1 का मान लिखना चाहें तो वह बराबर हो जाएगा, मैंने यहाँ पे डेल्टा 1 को धनात्मक ले रखा है, μY1 माइनस 1 गुणे A1, क्योंकि पहले प्रिज्म के लिए पीले रंग के लिए अपवर्तनांक मैंने μY1 मान रखा है। इस तरीके से डेल्टा 2 जो हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा 1 को हमने धनात्मक ले लिया तो डेल्टा 2 को ऋणात्मक लेना पड़ेगा, μY2 माइनस 1 गुणे A2 के बराबर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अल्फा 1 और अल्फा 2 का मान, तो अल्फा 1 हो जाएगा आपका μV1 माइनस μR1 गुणे A1। इसी तरीके से लिख सकते हैं अल्फा 2 का मान हो जाएगा μV2 माइनस μR2 गुणे A2 के बराबर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर हमने अल्फा 1 को धनात्मक ले लिया तो अल्फा 2 को ऋणात्मक लेना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पे ऋण चिन्ह लगा देंगे। अब क्योंकि विक्षेपण नहीं होना चाहिए, अर्थात अल्फा 1 और अल्फा 2 का जो योग होना चाहिए वह 0 के बराबर होना चाहिए, जिसका मतलब यह है कि μV1 माइनस μR1 गुणे A1 माइनस μV2 माइनस μR2 गुणे A2, ये आपका होना चाहिए 0 के बराबर। पहली शर्त तो ये हो गई। और अगर हम विचलन का सूत्र लिखें तो डेल्टा का मान हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो डेल्टा का मान अगर हम लिखें तो यहाँ हो जाएगा μY1 माइनस 1 इंटू A1, क्योंकि डेल्टा 1 को धनात्मक ले लिया तो डेल्टा 2 को ऋणात्मक लेना पड़ेगा, अर्थात यहाँ लिखना पड़ेगा गुणे A2, ये दूसरा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमने विचलन कोण का मान निकाल लिया। तो इस तरीके से जब विक्षेपण रहित विचलन की बात की जाती है तो विचलन कोण का मान ये होता है, समीकरण 2। इस तरीके से हमने प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।